हेलो गाइस। अगर आप में से कोई भी प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाली है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सवाल नंबर 1। व्हाट इज़ द प्रेशर वेसल? जो इंटरव्यूअर है वो पहले आपकी बेसिक जानकारी लेगा कि आपको प्रेशर वेसल के बारे में पता है या नहीं है। तो इसका आपको सिंपल सा जवाब देना है कि प्रेशर वेसल इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स फ्लूइड अंडर प्रेशर। दैट फ्लूइड में vary the type of applications such as chemical reagent which are used in the chemical and oil and gas industries. ओके, इसके अलावा आपको कोई बताना नहीं है, डीप में जाना नहीं है, बस इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है कि प्रेशर वेसल है क्या। ओके, सवाल नंबर 2। What are the types of pressure vessel? See, the pressure vessel having a various types. Those categorized as per its design parameters, as per its working pressure and its orientation. In the picture, see, it is the vertical pressure vessel. Okay, and this one is the horizontal pressure vessel. इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो कि लो प्रेशर वेसल्स होते हैं और हाई प्रेशर वेसल्स होते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन प्रेशर। आपका डिज़ाइन प्रेशर कितना है उसके ऊपर उसका पूरा ओरिएंटेशन और उसका शेप, ये सब डिपेंड उस डिज़ाइन प्रेशर के ऊपर होता है। ओके, तो ये अभी सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप में दिखाया है, ये सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है ऐसा नहीं है, ये होता है स्पेरिकल शेप में भी आपको प्रेशर वेसल्स देखने मिलेंगे। लेकिन आपको कंपनी का बैकग्राउंड देखना है पहले, वहाँ पर कौन सी टाइप का प्रेशर वेसल्स मैन्युफैक्चर होता है। अगर सिर्फ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चर होता है तो आपको सिर्फ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के बारे में बताना है। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि स्पेरिकल प्रेशर वेसल होता है या नहीं, सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि स्पेरिकल प्रेशर वेसल भी होता है। ओके, सवाल नंबर 3। व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर वेसल? सी, अगर आप कोई भी प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाने के बाद इंटरव्यूअर हमेशा आपको कोड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जो प्रेशर वेसल है ये स्टैंडर्ड कंपोनेंट है एएसएमई का। तो एएसएमई का स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, तो इसलिए वो उसका हर एक स्टेज जो कि स्टैंडर्डाइज है और वो कोड के हिसाब से बना मैन्युफैक्चर होता है। तो आपको कोड का भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन लगेगा इसमें। तो अभी जो सवाल पूछेगा, कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर वेसल बताया है, तो इसमें एक एएसएमई सेक्शन 8 एक कोड आता है, उसमें अलग अलग 3 टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट टाइप है जो कि एएसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 1। वो देखो, जो लो प्रेशर वेसल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कोड अप्लाइड होता है। और जो अल्टरनेटिव रूल्स दिए हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग के, जो प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग के अल्टरनेटिव रूल्स हैं वो इसमें दिए हैं एएसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 2 में। और जो हाई वर्किंग प्रेशर वेसल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए एएसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 3 दिया है। ओके, ये है अगला सवाल। मटेरियल के बारे में पूछा है कि व्हाट आर द मटेरियल कोड फॉर प्रेशर वेसल कंस्ट्रक्शन। तो प्रेशर वेसल के लिए जो कुछ भी मटेरियल लगता है वो एएसएमई ने पहले ही डिफ़ाइन करके रखा है। जो जितना कुछ भी मटेरियल है वो सब एएसएमई सेक्शन 2 में आता है। एएसएमई सेक्शन 2 भी कैटेगराइज हुए अलग अलग 4 पार्ट में, जो कि पार्ट ए है जो फेरस मटेरियल डिफ़ाइन करता है, जो पार्ट बी है वो नॉन फेरस मटेरियल डिफ़ाइन करता है, और जो सेक्शन 2 पार्ट सी है वो जो वेल्डिंग के लिए जितना कुछ भी फिलर मटेरियल लगता है, इलेक्ट्रोड्स लगता है, वेल्डिंग रोड्स लगते हैं, वो सब डिफ़ाइन किए गए हैं एएसएमई सेक्शन 2 पार्ट सी में। और जो कस्टमरी और मेट्रिक हैं, मतलब कस्टमाइज़ किए हुए हैं, जो कुछ भी मटेरियल एलॉयज़ वगैरह सब कुछ जो कुछ भी आता है वो सब एएसएमई सेक्शन 2 पार्ट डी में आते हैं।
तो आपको बस इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कौन से पार्ट में आता है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आ जाए। ओके, ये है व्हाट इज़ क्यूएपी। अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्यूएपी इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर वेसल फॉर द क्वालिटी डिपार्टमेंट। देखो, क्यूएपी स्टैंड्स फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। इसी को क्यूएपी क्यूएपी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है। इसी को आईटीपी भी बोलते हैं कई कंपनी में, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। जो क्यूएपी बनता है वो जब आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट आता है, तभी क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो पहला काम होता है वो होता है क्यूएपी बनाना एज़ पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन कैलकुलेशंस। तो क्यूएपी जो बनता है उसमें सब टर्म्स डिफाइंड होते हैं। उसमें डिफाइंड्स होता है वेरियस स्टेप्स ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग्स एंड क्वालिटी चेकिंग्स। कौन उसको रिव्यू करने वाला है, कौन उसको विटनेस करने वाला है, वो सब पैरामीटर्स क्यूएपी में डिफाइंड होता है। तो आपको क्यूएपी रीड करना भी आना चाहिए, ताकि जब आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में वर्क करने जा रहे हो तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू रीड द क्वालिटी एश्योरेंस प्लान एंड फॉलो द क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। ओके, तो आपको क्यूएपी के बारे में पूछेगा कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्यूएपी, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्यूएपी में होता क्या क्या है। तो आपको ये बताना है कि क्यूएपी में क्या क्या होता है। देखिए, डब्ल्यूपीएस पीक्यू और सब इसमें इन्वॉल्व होता है डॉक्यूमेंट्स। उसमें क्लाइंट इन्वॉल्व होते हैं, क्लाइंट अगर टीपीआई होगा तो टीपीआई भी इन्वॉल्व होता है। वो सब कैटेगराइज किए होते हैं। अगर आपको कौन सा भी स्टेज क्लाइंट को दिखाना है तो विटनेस बाय क्लाइंट होता है, रिव्यू बाय टीपीआई होता है। और अगर आपको टीपीआई को कौन सा स्टेज दिखाना है तो टीपीआई विटनेस होता है, रिव्यू क्लाइंट होता है। और जो मैन्युफैक्चर होता है वो हर चीज़ में होल्ड होता है, ताकि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का जो क्वालिटी इंजीनियर हैं वो हर स्टेज होल्ड करके चेक करेगा एज़ पर क्यूएपी है कि नहीं, सब एज़ पर स्टैंडर्ड सब काम चल रहा है कि नहीं, वो सब चेक करेगा और बाद में क्लियरेंस देगा फर्दर प्रोसेस के लिए। ओके, अगला सवाल, व्हाट इज़ डब्ल्यूपीएस। देखो, WPS is a welding procedure specification. Normally pressure vessels are fabricated by the welding. Most of the pressure vessel जो होते हैं वो वेल्डिंग से फैब्रिकेशन होते हैं। इसके अलग अलग भी टाइप है, जो प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग के टाइप से, उसका हम अलग वीडियो बनाएंगे स्पेशल। उसमें कास्टिंग होता है, फोर्जिंग होता है, बोल्टिंग होता है, वेरियस टाइप्स होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन हम अभी देखेंगे सिर्फ फैब्रिकेटेड प्रेशर वेसल्स। तो जो प्रेशर वेसल्स फैब्रिकेशन होता है वो वेल्डिंग से होता है, तो आपको वेल्डिंग का इन्फॉर्मेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है एज़ पर स्टैंडर्ड्स। कौन सा वेल्डिंग यूज़ हो रहा, कौन सा टाइप का वेल्डिंग यूज़ हो रहा है, तो उसका पैरामीटर्स क्या है। जो वेल्डिंग के बारे में जितना कुछ भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो सब ASME सेक्शन 9 में मेंशन किया हुआ है। तो जो कुछ भी पैरामीटर्स है वेल्डिंग के, जैसे बेस मेटल हो गया, फिलर मेटल हो गया, उसके लिए कौन सा कितना टेम्परेचर हो गया, PWHT क्या है क्या नहीं उसको, जो कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है, ये जो सब इंफॉर्मेशन मेंशन किया होता है WPS डॉक्यूमेंट में, जो यूज़ होता है वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसमें नॉर्मली 3 अलग अलग पैरामीटर में इसको डिवाइड किया हुआ है, जो को है एसेंशियल वेरिएबल्स, नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स एंड सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल्स। इसका हम डिटेल आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो WPS है ये वेल्डर को डायरेक्शन देता है वेल्डिंग करने के लिए, कि इस स्टैंडर्ड से आपको वेल्डिंग करना है टू गेट अ साउंड वेल्ड। जो वेल्डर क्वालिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है एक WPS, और उसके बाद होते हैं PQR एंड WPQ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ PQR एंड WPQ। सी, PQR स्टैंड्स फॉर द प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। देखो, सीक्वेंस इसका याद रखो, ये सब डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इसका सीक्वेंस बताने में। तो पहले WPS बनता है, उसको फॉलो करके वेल्डर टेस्ट कूपन वेल्डिंग करता है, और
वो वेल्ड कूपन का टेस्टिंग करने के बाद जो पैरामीटर्स मिलते हैं वो मेंशन होते हैं PQR में। मतलब जो टेस्ट कूपन वेल्डिंग करने के बाद उसको टेस्टिंग को भेजा जाता है, उसमें होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसका केमिकल टेस्टिंग। अभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में RT आता है, UT आता है, और जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है उसमें बेंड टेस्ट आता है, उसके बाद टेंसाइल टेस्ट आता है। ऐसे जो पैरामीटर्स हैं जो मेटल को डिस्ट्रक्ट करते हैं वो आते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। उसके बाद उसका केमिकल टेस्टिंग भी होता है, जो केमिकल टेस्टिंग में उसका वेरियस कंपोनेंट का परसेंटेज चेक किया जाता है, कार्बन परसेंटेज कितना है, मैग्नीज कितना है, क्रोमियम कितना है, ऑल सेट। तो ये पैरामीटर्स मेंशन होते हैं PQR में। और ये है WPQ। WPQ इज़ द लास्ट डॉक्यूमेंट ऑफ वेल्डर क्वालिफिकेशन। इसका मीनिंग होता है वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। देखो PQR एंड WPQ में कन्फ्यूजन मत करो, जो मोस्ट ऑफ द लड़के इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं। देखो इसमें PQR एंड WPQ में मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स सेम ही होते हैं। जो WPQ बनता है वो हर नए वेल्डर के लिए अलग अलग बनता है, लेकिन जो PQR बनता है वो एक WPS के लिए एक ही PQR बनता है। अभी देखो किसी कंपनी में अगर नया वेल्डर रिक्रूट होता है तो उसका सिर्फ WPQ बनता है। और WPQ कैसे बनेगा? जो उसके WPS में दिए गए पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करके वेल्डर वेल्ड कूपन रेडी करेगा। वो वेल्ड कूपन टेस्टिंग को भेजा जाएगा, उसका जो टेस्ट रिज़ल्ट आएगा वो मेंशन होगा उसके WPQ में। तो वो पैरामीटर्स मेंशन करने के बाद उसका फाइनल WPQ बनता है। इसी से उसका वेल्डर क्वालिफिकेशन भी होता है। बस इतना ही आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसेंशियल वेरिएबल के बारे में। तो आपसे पूछेगा व्हाट आर द इसेंशियल वेरिएबल्स। देखो इसेंशियल वेरिएबल्स आर दोज पैरामीटर्स इन द वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन व्हेन दे चेंज बियॉन्ड इट्स लिमिट वी हैव टू रिक्वालिफाई द WPS। देखो WPS में वेरिएबल्स की रेंज डिफाइन होती है। मीन्स अगर हमने 8 mm थिकनेस के लिए WPS क्वालिफाइड किया है तो WPS 16 mm थिकनेस के लिए क्वालिफाइड होती है। मीन्स हमारा जॉब अगर 8 mm से 12 mm भी आ जाता है तो भी वही WPS उसके लिए क्वालिफाइड होती है ऑलरेडी। 14 mm आता है तो भी क्वालिफाइड होती है, 16 mm आता है तो भी क्वालिफाइड होती है। लेकिन अगर हमारे पास जॉब आता है 18 mm और 20 mm का, मीन्स अबव द 16 mm, तो हमें WPS रिक्वालिफाइड करना पड़ता है। दैट मीन्स द थिकनेस क्या हो गया? ये हो गया इसेंशियल वेरिएबल्स ऑफ द WPS। मीन्स अगर हम इसेंशियल वेरिएबल को चेंज करते हैं बियॉन्ड इट्स लिमिट, अभी देखो हमारे पास लिमिट कितना है? 16 mm का लिमिट है 8 mm के थिकनेस के लिए। तो अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं तो हमें WPS को रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हैं सेक्शन 9 में जो कि इसेंशियल वेरिएबल्स हैं। जैसे उसी में आता है एक बेस मेटल, उसका थिकनेस, फिलर मेटल एट्सेट्रा। अभी उसने इसेंशियल वेरिएबल्स के बारे में पूछा तो ऑब्वियसली नॉन इसेंशियल वेरिएबल्स के बारे में भी पूछेगा आपसे। तो नॉन इसेंशियल वेरिएबल्स क्या होता है? अभी देखो नॉन इसेंशियल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि WPS में मेंशन होते हैं, लेकिन अगर वो चेंज भी हो जाते हैं तो हमें WPS रिक्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स ये इतना इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स नहीं होते जो कि हमारे वेल्डिंग का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर जो अफेक्ट करें। तो उसमें कौन से वेरिएबल्स आते हैं? जो कि ग्रूव डिज़ाइन आता है, बैकिंग आता है, रूट स्पेसिंग, रिटेनर्स आता है। ऐसे जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डिंग को अफेक्ट नहीं करते, उसी को बोला जाता है नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल पर। अभी देख लिया हमने एसेंशियल वेरिएबल्स
सेकेंड वाला नॉन एसेंशियल वेरिएबल्स और लास्ट वाला सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल्स। अभी ये जो सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल्स होता है ये ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो सिर्फ मटेरियल के टफनेस प्रॉपर्टी जो होता है उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। मीन्स अगर आपका कोई पैरामीटर्स है जैसे PWHT हो गया जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। अभी तो PWHT हमने अगर किया जॉब का तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है टफनेस प्रॉपर्टी पर। तो ऐसे जो कुछ भी पैरामीटर्स हैं जो मटेरियल के टफनेस प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल्स। तो ये इसेंशियल वेरिएबल के जैसे ही होते हैं, बस उसमें एक ही डिफरेंस आता है कि जो टफनेस प्रॉपर्टी पर अफेक्ट करते हैं। अगर हमारा सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल्स चेंज होता है तो हमको WPS रिक्वालिफाई करना पड़ता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।